जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम गणित पेडागोजी का अंतिम अध्याय पढ़ेंगे, अध्याय 8, जिसका नाम है निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। जिसका इंग्लिश में नाम मिलता है डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। अंतिम टॉपिक है गणित पेडागोजी का। इसके बाद हम पर्यावरण विषय की क्लास जल्दी स्टार्ट करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी, लेकिन ध्यान से समझिएगा। इसी वीडियो में इसको हम कंप्लीट पढ़ने वाले हैं, तो बहुत ही काम की वीडियो है। और इस अध्याय से चूंकि प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं। देखिए, पिछली परीक्षाओं में इससे क्या हुआ है कि इस अध्याय से कभी कभी 2 प्रश्न, कभी 3 प्रश्न, कभी 1 प्रश्न और अधिकतम इस अध्याय से 5 प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछते हुए आए हैं। अधिकतम अभी तक कितने प्रश्न आए? इससे 5 प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस अध्याय को आप अच्छे से समझिएगा। और इसके लास्ट में इसकी PDF जो है MCQ, उसकी PDF वो टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इसके प्रैक्टिस जरूर लगा लेना। देखिए, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। टेलीग्राम चैनल अलग है और टेलीग्राम ग्रुप अलग है। टेलीग्राम चैनल पर मैं आपके लिए PDF सब एक साथ डालता हूं, जहां पर आप देखिए बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होते। और टेलीग्राम ग्रुप पर आप आपस में ही डिस्कशन करके अपने डाउट भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप मुझसे भी डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर लेना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अन्य विषय की वीडियोज़ और गणित पेडागोजी की अन्य चैप्टर की वीडियो सभी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप चेक कर लेना। चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहली हेडिंग है इसमें, देखिए, निदानात्मक शिक्षण। ठीक है, डायग्नोस्टिक टीचिंग। देखिए, इसका अर्थ क्या होता है, पहले हम अध्याय का अर्थ समझ लेंगे तो पूरी कहानी ऑटोमेटिक समझ आ जाएगी। निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण कहने का मतलब ये है, निदानात्मक यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि जो बच्चे हैं उनमें जो शिक्षण अध्ययन के दौरान उनको क्या क्या परेशानी आ रही है गणित के शिक्षण के दौरान, वो निदानात्मक परीक्षण के दौरान, शिक्षण के दौरान उनमें देखी जाती है। उनकी कमजोरी क्या है वो इस परीक्षण के दौरान उनमें देखा जाता है। इसके उपरांत जो भी उनमें कमजोरी है, जो परेशानी आ रही है, उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा उनमें उसका क्या होता है, दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो वो उस सब के बारे में हम इस अध्याय में डिस्कस करेंगे। तो पहली हेडिंग है निदानात्मक शिक्षण यानी कि डायग्नोस्टिक टीचिंग। ध्यान से समझना। इस अध्याय से मैंने बताया कि अधिकतम 5 प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछते हुए आए हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है हमारा चैप्टर। चलिए थोड़ी सी सेटिंग इसकी ठीक कर लेता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे देखिए निदानात्मक शिक्षण क्या होगा। इसमें यह जानने का प्रयास किया जाता है कि गणित के अध्ययन में छात्रों की क्या क्या कठिनाई है, वे कहाँ गलतियाँ करते हैं, किस प्रकार की गलती करते हैं तथा क्यों गलती करते हैं आदि। ठीक है, वही सब मैंने बताया कि निदानात्मक शिक्षण में क्या होता है कि यह जानने का प्रयास किया जाता है कि जो बच्चे हैं गणित के अध्ययन में क्या क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं उन्हें, वे कहाँ गलतियाँ करते हैं, किस प्रकार की गलती करते हैं, गलती क्यों करते हैं आदि। यह जानना या पता करना निदान कहलाता है। ठीक है, इन सब गलतियों के बारे में जानना या पता करना ही निदान कहलाता है। ठीक है, इसको याद रखना, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। अब यहाँ पे देखिए, अतः गणित में बालकों की कठिनाइयों एवं कमजोरियों का पता लगाने के लिए जिन परीक्षाओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें नैदानिक या निदानात्मक परीक्षाएं कहलाती हैं। सिंपल, इस लाइन से आपको क्लियर हो गया होगा। यानी कि गणित विषय में बालकों को जो भी कठिनाई या कमजोरियां हैं उनका पता लगाने के लिए जिन भी परीक्षाओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें नैदानिक या निदानात्मक परीक्षाएं वो सारी कहलाती है। यानी डायग्नोस्टिक टीचिंग या शिक्षण या परीक्षाएं वो सारी कहलाती हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, जो निदानात्मक शिक्षण है इसकी कुछ प्रमुख परिभाषाएं होंगी। ठीक है, जो डायग्नोस्टिक टीचिंग है इसकी कुछ डेफिनेशन होंगी, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं से। जो डेफिनेशन है गुड, तो गुड जो भी नाम आ गया तो मोस्ट IMP हो गया, गुड नाम याद रखना। इनने क्या कहा है, निदान का अर्थ है अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना। जो गुड महोदय इन्होंने कहा है कि निदान का क्या अर्थ है कि जो अधिगम संबंधी कठिनाई और कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना, यानी कि अधिगम में कौन सी कठिनाई और कमियां आ रही हैं उनका निर्धारण करना निदान का अर्थ है। किसने कहा है? गुड ने कहा है। ऐसा याद रखना। तो जब भी ऐसी परिभाषा परीक्षा में आए तो आंसर आपको पता होगा ये किसने कही है बात, गुड ने कही है। ठीक है दोस्तों,
चलिए हम वीडियो के आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले महोदय देखिए योकम व सिम्पसन, जिन्होंने निदानात्मक शिक्षण के बारे में क्या कहा है, तो इनको नाम याद रखिए पहले, योकम व सिम्पसन। इन्होंने क्या कहा है कि निदान किसी कठिनाई का उसके चिन्हों या लक्षणों से ज्ञान प्राप्त करने की कला का क्या है, कार्य है। ठीक है, निदान किसी कठिनाई का उसके चिन्हों या लक्षणों से ज्ञान प्राप्त करने की कला का क्या है, कार्य है। तो इसको कीवर्ड भी याद रख लेंगे, चिन्हों या लक्षणों से ज्ञान प्राप्त करने की कला का कार्य है। ये बात किसने कही है, योकम व सिम्पसन ने कही है। ठीक है, प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा सकता है। मर्सेल ने क्या कहा है कि जिस शिक्षण में बालकों की विशिष्ट त्रुटियों का निदान करने का विशेष प्रयास किया जाता है, तो वो किसने कही है बात, मर्सेल ने कही है। यानी जिस शिक्षण में जो बालक हैं, बालकों की विशिष्ट त्रुटियों यानी कि जो विशिष्ट गलती है उनका निदान करने का विशेष यानी कि स्पेशल प्रयास किया जाता है, ये बात किसने कही है, मर्सेल महोदय ने कही है। तो ये हमारी क्या हो गई, निदानात्मक शिक्षण को लेकर कुछ डेफिनेशन हो गई और उनके महोदय के नाम हमने देख लिए, किसने किस परिभाषा को संबोधित किया है, तो इनको याद रखना। और इसके बाद MCQs जो हैं इनको जरूर लगा लेना। इसकी PDF में इसी वीडियो के बाद कहाँ पर डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर आपके लिए PDF इजीली मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप पर आप आपस में ही अन्य विद्यार्थियों के साथ डिस्कस कर सकते हैं और मेरे साथ भी आप डिस्कस कर सकते हैं। तो दोनों ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगली हेडिंग देखिए, निदानात्मक शिक्षण में नैदानिक परीक्षण के उद्देश्य। जो निदानात्मक शिक्षण है इसमें जो नैदानिक परीक्षण है इसके क्या उद्देश्य है, वो यहाँ पे हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे गणित विषय की अध्ययन और अध्यापन प्रक्रिया में सुधार करना। क्योंकि जो निदानात्मक शिक्षण है इसमें नैदानिक परीक्षण के क्या उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य है यहाँ पे, इसका एक उद्देश्य है कि गणित विषय की जो अध्ययन और अध्यापन, ठीक है, जो प्रक्रिया है यानी कि पढ़ने और पढ़ाने की प्रक्रिया में सुधार करना, इसका पहला उद्देश्य हो गया। दूसरा उद्देश्य है इसका अधिगम प्रक्रिया के अवरोधक तत्वों को ढूंढना एवं उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करना। यानी कि जो लर्निंग प्रोसेस है यानी कि सीखने की प्रक्रिया है उसमें अवरोधक यानी कि जो भी बाधा आ रही उन तत्वों को ढूंढना। ठीक है, इसके बाद उपचारात्मक यानी कि उनका क्या करना, उनका जो तत्व है अवरोधक तत्व है उनको उपचारात्मक यानी कि उन समस्याओं को सॉल्व करना, इसका उद्देश्य है। ठीक है, अगला पॉइंट है गणित संबंधी विशिष्टताओं एवं कमजोरियों को पता लगाना। जो गणित संबंधी विशिष्टता यानी कि जो विशिष्ट योग्यता है या फिर जो विशिष्ट नियम सिद्धांत उनका पता लगाने और जो कमजोरियां हैं उनका भी पता लगाना। ठीक है, जो नैदानिक परीक्षण के उद्देश्य हैं। अगला पॉइंट है गणित के पाठ्यक्रम में परिवर्तन लाना एवं बाल केंद्रित बनाना। जब देखिए जो निदानात्मक परीक्षण शिक्षण है वो बार बार होगा तो क्या होगा, उससे गणित के जो पाठ्यक्रम है उसमें हमेशा परिवर्तन होते रहेंगे और वो हमेशा बाल केंद्रित यानी कि बालकों के अनुसार उसमें सुधार होते रहेंगे, बालकों को उसमें केंद्रित हमेशा करते रहेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए छात्रों की कमियों एवं अच्छाइयों के आधार पर शैक्षिक सुधार करना। ठीक है, नैदानिक परीक्षण का एक उद्देश्य भी हो गया कि छात्रों की कमियां ढूंढना और अच्छाइयां दोनों। ठीक है, कमियां और अच्छाइयों के आधार पर उसमें क्या क्या और शैक्षिक सुधार है उसमें किए सकते हैं, वो सारे नैदानिक परीक्षण के उद्देश्य हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग देखिए, निदानात्मक शिक्षण में निदान हेतु महत्वपूर्ण चरण क्या क्या होते हैं वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम। देखिए क्या क्या महत्वपूर्ण चरण हो सकते हैं। तो पहला चरण है यहाँ पे सर्वप्रथम यह जानने का प्रयास किया जाता है कि वे कौन कौन से छात्र हैं जो कठिनाई का सामना कर रहे हैं। ठीक है, देखिए जब भी निदानात्मक शिक्षण में निदान करना हो सबसे महत्वपूर्ण चरण हो जाता है कि सर्वप्रथम हमें यह जानने का प्रयास करें कि वे कौन कौन से छात्र हैं जो कठिनाई का सामना कर रहे हैं, तभी हम उनका क्या उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा उनका हम समाधान कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, इसके बाद यह जानने का प्रयास किया जाता है कि त्रुटियां कहाँ हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने चिन्हित कर लिए कि कौन कौन से छात्र जिनको कठिनाई का सामना हो रहा है। इसके बाद हमारा कार्य है यानी शिक्षक का कार्य हो जाता है कि यह जानने का प्रयास किया जाए कि
जो छात्र हैं वो त्रुटियां कहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, गणित के शिक्षण की बात कर रहे हैं, चूंकि गणित की पेडागोजी पढ़ रहे हैं। कठिनाई की प्रकृति जानने के बाद यह जाना जाता है कि त्रुटियों के क्या कारण हैं। जो गणित का शिक्षक है उसको गणित के जो शिक्षण है उसमें छात्रों से क्या जानना चाहिए कि गणित की प्रकृति जानने के बाद कठिनाई की प्रकृति, उसने कठिनाई की प्रकृति जान ली है, इसके बाद यह जाना जाता है कि त्रुटियों के क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, बच्चों को फॉर्मूले समझ में नहीं आ रहे, नियम समझ में नहीं आ रहे, या कोई हो सकता है उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो, बच्चा बीमार हो, है ना, इस प्रकार से वो मेंटली ठीक ना हो, उस सीखने की स्थिति में ना हो। इस प्रकार से कठिनाई की प्रकृति जब जान लिया, इसके बाद शिक्षक को जानना चाहिए कि त्रुटियों के और क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, कारण पता चल जाने के बाद इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि उपचार क्या किया जाए। क्योंकि शिक्षक को जब कारण यदि पता चल जाए तो इसके बाद शिक्षक को विचार करना चाहिए कि जो छात्र है इसके उपचार, यानी कि इस समस्या का उपचार अब किस तरीके से किया जाए, शिक्षक का ही कार्य होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, इसका कोई विशेष नियम नहीं है, यह समस्या की प्रकृति पर ही निर्भर करता है। क्योंकि छात्र हम देखते हैं कक्षा में जितने छात्र होते हैं सभी अलग अलग बैकग्राउंड से होते हैं, अलग अलग संस्कृति से होते हैं, अलग अलग जाति से होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग बुद्धि के होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सभी के लिए कोई विशेष नियम हो, हर समस्या की प्रकृति भी अलग होती है। तो शिक्षक अपने अनुसार बच्चे की जो समस्या है उसका उपचार वो अपने ढंग से कर सकता है। ठीक है, अगला देखिए, उपचार देने के बाद भी यह प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती। क्योंकि एक बार बच्चे की समस्या सॉल्व कर दी तो ऐसा नहीं है प्रक्रिया अपने आप समाप्त हो गई, बल्कि इनके परिणामों को ध्यान में रखकर यह भी विचार किया जाता है कि ऐसा क्या किया जाए कि वे समस्या उत्पन्न ही ना हो। क्योंकि ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि बच्चे को एक बार समस्या को आपने जैसे उसकी समस्या का निराकरण सॉल्व करा दिया, लेकिन अगली बार बच्चा फिर से गलतियां करता है, कुछ ना कुछ समस्या फिर आती उसे, तो उन सारे परिणामों पिछले बच्चे के रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए उन पर विचार किया जाना चाहिए कि ऐसा क्या किया जाए कि बच्चों को समस्या उत्पन्न ही ना हो। तो उस पर शिक्षक को चूंकि कार्य करना चाहिए, जिससे कि बच्चे के सामने समस्याएं इस प्रकार से उत्पन्न ही ना हो। यदि उत्पन्न होती भी हो तो बच्चा स्वयं ही उतना सक्षम कैपेबल हो पाए कि उनको सॉल्व कर पाए। ठीक है, निदानात्मक शिक्षण में निदान के कुछ महत्वपूर्ण चरण होते हैं। ठीक है, चलिए अगली हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट हेडिंग है हमारी निदानात्मक परीक्षणों की आवश्यकता है महत्व। देखिए निदानात्मक जो परीक्षण इसकी आवश्यकता क्यों होती है और इसका क्या महत्व होता है वो हम यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए शैक्षिक निदान की आवश्यकता केवल समस्याग्रस्त बालकों की ही नहीं बल्कि सामान्य बालकों को भी होती है। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि देखिए जो समस्याग्रस्त बालक हैं उनको तो समस्या होगी लेकिन सामान्य बालकों को भी होती है, क्योंकि सामान्य बालक भी अध्ययन करते हैं तो उनको भी कई तरह की प्रॉब्लम आती हैं अध्ययन के दौरान। उन सबको क्या शिक्षक को एक मालूम होना चाहिए कि कौन से बच्चे को किस तरह की समस्या आ रही है, उन सबका ध्यान में रखते हुए उनका निराकरण करना एक अच्छे शिक्षक की जिम्मेदारी भी होती है, क्योंकि उसको पहचानना जब तक नहीं आएगा तो उसका निराकरण भी एक शिक्षक नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगला देखिए कठिनाई उत्पन्न करने वाले प्रश्नों की विषय वस्तु का विश्लेषण करने हेतु, यानी कि जो कठिनाई उत्पन्न कर रहे हैं, जो कठिनाई उत्पन्न करने वाले प्रश्नों की विषय वस्तु का विश्लेषण करने हेतु भी क्या होता है, निदानात्मक परीक्षणों की आवश्यकता होती है। देखिए निदानात्मक जो परीक्षण होते हैं इससे क्या मालूम चलता है कि कठिनाई कौन कौन से प्रश्न या विषय वस्तु कर रहे हैं, उसका एक विश्लेषण करने का अवसर भी मिलता है। ठीक है, इसलिए इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। जब तक निदानात्मक परीक्षण नहीं होगा तो मालूम ही नहीं चल पाएगा कठिनाई कहाँ से उत्पन्न हो रही है, किन प्रश्नों से, किन विषय वस्तु से। ठीक है, इससे और क्या होता है, मानसिक प्रक्रिया के विश्लेषण में भी मदद मिलती है। जब निदानात्मक परीक्षण होता है तो बच्चों के मानसिक जो प्रक्रिया मेंटल प्रोसेस है उसके एनालिसिस में भी काफ़ी हेल्प मिलती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए पठन पाठन यानी कि लर्निंग टीचिंग की जो स्थितियों में प्रभावशाली बनाने के लिए भी निदानात्मक परीक्षण की जरूरत पड़ती है। यानी कि जो डायग्नोस्टिक जो टीचिंग होती है, जो परीक्षण होता है उसमें क्या और हेल्प मिलती है, उसके द्वारा जो लर्निंग टीचिंग की जो
आजकल जो कंडीशन है, स्थिति है, उसको और प्रभावशाली किस तरीके से बनाया जाए, उसके विषय में भी और अधिक जानकारी इस परीक्षण के द्वारा मिलती है। अच्छा निर्देशन, परामर्श एवं शिक्षण हेतु महत्वपूर्ण। ठीक है, जब निर्धारणात्मक परीक्षण होगा तो उससे बहुत सारी कंडीशन हमारे सामने आएंगी, तो उसके द्वारा हमें क्या मालूम चलेगा कि अच्छा निर्देशन और किस तरीके से दिया सकता है, परामर्श की ज़रूरत और किस प्रकार से हो सकती है, और चूँकि शिक्षण और किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है। ठीक है, छात्रों की कमियों को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण में भी सहायता मिलती है। चूँकि जब निदानात्मक, देखिए सबसे पहली बात तो निदानात्मक शिक्षण, हम अभी तक इस वीडियो में यहाँ तक आ गए तो आपको समझ में आ गया होगा, निदानात्मक का मतलब ही होता है इस परीक्षण का कि इस परीक्षण के द्वारा बच्चों को सिर्फ उनकी कठिनाई के बारे में मालूम किया जाता है कि बच्चे को कठिनाई कहाँ पर हो रही है, किन किन चीज़ों में कठिनाई हो रही है और क्यों कठिनाई हो रही है। ठीक है, तो इस परीक्षण के द्वारा जब इन सब बातों को मालूम चल जाता है तो इन सब कमियों को दूर करने के लिए इसके बाद दूसरा परीक्षण होता है उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, दूसरा इस अध्याय का नाम ही था निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। पहले कठिनाइयों को मालूम कर लिया तो फिर उसको उपचार भी करेंगे, तो उपचारात्मक शिक्षण के अंदर उन सारी समस्याओं, कठिनाइयों को दूर कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम वीडियो के थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी जो हेडिंग है हमारी वो क्या है, उपचारात्मक शिक्षण ही है। ठीक है, देखिए दूसरी जो हेडिंग है उपचारात्मक शिक्षण। दोस्तों इसको ध्यान से समझना, इसका इंग्लिश में नाम क्या मिलता है, रेमेडिकल टीचिंग। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण का नाम मिलता है रेमेडिकल टीचिंग। ये क्या होती है, यह विधि मनोवैज्ञानिक नहीं है। इसको याद रखना, प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि उपचारात्मक शिक्षण है कि यह विधि वैज्ञानिक है या नहीं है। तो पहला पॉइंट हमारा यही है कि यह विधि मनोवैज्ञानिक नहीं है। ठीक है, कमजोर तथा शिक्षण में पिछड़े छात्रों के निदानात्मक मूल्यांकन के पश्चात, निदानात्मक मूल्य यानी कि इसमें पता लगाने कौन सा छात्र कमजोर है और कहाँ पर उसको दिक्कत आ रही है, किन चीज़ों को लेकर परेशानी हो रही है, तो वो निदानात्मक मूल्यांकन में मालूम चल जाता है। जब कमजोर एवं पिछड़े छात्रों का निदानात्मक मूल्यांकन हो जाता है, इसके पश्चात उनकी कमजोरी के क्षेत्र में, ठीक है, जो छात्र हैं उनकी कमजोरी के क्षेत्र में सुधार के लिए क्या किया जाता है, जो उपचारात्मक परीक्षण है इसका प्रयोग किया जाता है। जब बच्चों की कमजोरियों को पता लगा लिया, अब उसका उपचार करना है, तो जो उपचारात्मक शिक्षण है इसका उपयोग कर उसकी समस्याओं को दूर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे जो उपचारात्मक शिक्षण है इसके संबंध में जो ब्लेयर या जोन्स है, जो महोदय इनने क्या कहा है, तो मोस्ट आईएमपी हो जाता है, इनके नाम याद रखिए, ब्लेयर या जोन्स। इन्होंने उपचारात्मक शिक्षण के बारे में क्या कहा है, सुनिए यहाँ पे ध्यान से। उपचारात्मक शिक्षण मूलतः एक उत्तम शिक्षण विधि है। ठीक है, इतना तो ठीक है, इन्होंने कहा है कि उपचारात्मक शिक्षण मूलतः एक उत्तम शिक्षण विधि है। ठीक है, जो छात्र को अपने मानसिक स्तर के अनुरूप प्रगति करने का अवसर देती है। बस यहाँ से याद रखना, जो छात्र को अपने मानसिक स्तर के अनुरूप प्रगति करने का अवसर देती है, बस इतना याद रख लेंगे ना कि मानसिक स्तर के अनुरूप प्रगति करने का अवसर देती है, किसने कहा था, ये ब्लेयर और जोन्स ने कही है। ठीक है, तो इतने में आपका काम चल जाएगा। इसके बाद एमसीक्यू जरूर लगा लेना, बार बार कहता हूँ। ठीक है, अगली हेडिंग देखते हैं, उपचारात्मक शिक्षण के सिद्धांत। ठीक है, यानी कि जो हमारी रेमेडिकल, इसका नाम क्या है, रेमेडिकल टीचिंग। ठीक है, काफ़ी अजीब और गरीब नाम है, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी कुछ विद्यार्थी बोलते हैं भी सर बाईलैंग्वेज बोलिए, तो इसलिए जो पेडागोजी में बहुत सारे वर्ड ही ऐसे जिनको कभी सुना ही नहीं है, तो काफ़ी दिक्कत होती है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, रेमेडिकल टीचिंग है ना। इसके सिद्धांत देखते हैं हम यहाँ पे। अध्यापक को निम्न सिद्धांतों पर ध्यान देना चाहिए। चूंकि आप शिक्षक बनने वाले हैं, आप शिक्षक की परीक्षा देने वाले हैं, तो आपसे प्रश्न किस तरीके से पूछे जाएंगे, तो अध्यापकों को किन सिद्धांतों पर ध्यान देना चाहिए वो यहाँ पॉइंट लिख दिए हैं। देखिए, अध्यापक एवं छात्र में निकट संबंध स्थापित किए जाए। जो उपचारात्मक शिक्षण है इसका पहला सिद्धांत है कि जो अध्यापक है और छात्र है, इन दोनों में निकट यानी कि अच्छे संबंध स्थापित किए जाएं। जब अध्यापक और छात्र में अच्छे संबंध स्थापित होते हैं तो आपस में वो अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पाते हैं, अपनी जो समस्याएं होती हैं वो शेयर कर पाते हैं, तो उनका निराकरण भी अच्छे से हो पाता है। ठीक है, अच्छी गाइडेंस मिल पाती है और जो भी उनको टीचिंग संबंधित समस्या आती है उनको निराकरण अच्छे से हो पाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, उपचार की संपूर्ण योजना स्पष्ट बना लेना चाहिए। जो शिक्षक अध्यापक है उसको जो कमजोर छात्र है
उनका उपचार यानी किस प्रकार से उनकी समस्या को दूर करना, इसकी संपूर्ण योजना स्पष्ट रूप से बना लेना चाहिए। ठीक है, इस सिद्धांत का दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा है उपचारात्मक शिक्षण का प्रत्येक पहलू बालकों की आयु, रुचि, योग्यता एवं अनुभवों के अनुकूल हो। ऐसा ना हो कि जो उपचारात्मक शिक्षण का प्रत्येक पहलू हो, देखिए बालकों की आयु भी अलग अलग होती है, इंटरेस्ट भी अलग अलग होता है, योग्यता यानी क्वालिफिकेशन भी अलग अलग होती है, उनके व्यक्तिगत अनुभव भी अलग अलग होते हैं। उन सभी को ध्यान में रखते हुए उनके अनुकूल ही उपचारात्मक शिक्षण होना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी को अधिक से अधिक सक्रिय रखा जाए। यानी कि उपचारात्मक शिक्षण है, इसके सिद्धांत में कहा गया है कि जो इसका प्रोसेस है, इसकी प्रोसेस के दौरान जो स्टूडेंट उसको अधिक से अधिक एक्टिव यानी कि सक्रिय रखा जाए। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। तो ये उपचारात्मक शिक्षण के सिद्धांत हैं। चलिए अगला हम अगली जो हेडिंग है उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट हेडिंग है पिछड़े बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षण। यानी कि जो पिछड़े बालक हैं, जो कक्षा में पिछड़े बालक होते हैं, जो थोड़े से कम बुद्धि के बालक होते हैं, जिनको पिछड़े बालक कहा जाता है या पिछड़े बालकों की श्रेणी में रखा जाता है, उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार से किए जाए, तो उनके लिए यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट हम जल्दी से डिस्कस करते हैं। परीक्षा में प्रश्न यहाँ से जरूर पूछा जाता है। तो पहला पॉइंट है कि शिक्षक का कार्य होगा कि कमजोर बालकों को एक ही वर्ग में रखा जाए। यानी शिक्षक को सबसे पहले कमजोर बालकों को क्या करना चाहिए, उनको उनमें भेद करना चाहिए कि कमजोर छात्र कौन कौन से, उनको एक ही वर्ग में रखना चाहिए ताकि उनको आसानी हो सके उनका उपचारात्मक, यानी कि जो कमजोर बालक हैं उनके लिए उनकी जो समस्या है, प्रॉब्लम है टीचिंग यानी गणित में जहाँ भी कमजोर है उनकी समस्याओं को दूर कर उन्हें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने की, इसलिए उन्हें एक ही वर्ग में रखा जाए। कक्षा में ऐसे बालकों की संख्या 20 से 25 से अधिक नहीं होनी चाहिए। देखिए इससे अधिक बच्चे होंगे तो हो सकता है जो शिक्षक है वो बच्चों पर ध्यान न दे पाए। तो इसलिए जो पिछड़े बालक है, कमज़ोर बालक है, जो गणित में थोड़े से कमज़ोर रह गए हैं, तो उनके लिए क्या करना चाहिए, एक अलग से वर्ग बनाना चाहिए और इसके लिए 20 से 25 से अधिक छात्र नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट है कमज़ोर छात्रों के लिए मॉडल, चार्ट आदि का प्रयोग कर कंसेप्ट स्पष्ट किए जाएं। यानी कि शिक्षक चाहे तो कमज़ोर छात्र हैं उनके लिए एक अच्छा सा मॉडल उनके सामने या चार्ट के द्वारा, आपने देखा होगा जैसे ज्योमेट्री पढ़ाते हैं उसके सामने भूगोल पढ़ाते हैं, तो जैसे नक्शा सामने रख देते हैं, इंडिया का हो गया, वर्ल्ड का हो गया, तो उससे क्या होता है बच्चे बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे आप भी पढ़ते हैं तो कनेक्ट कर पाते हैं। उसी प्रकार गणित में जो बच्चे कमज़ोर रह गए उनके सामने कुछ मॉडल चार्ट रख कर, है ना, कंसेप्ट उनके और अधिक स्पष्ट करने की कोशिश करे शिक्षक, ताकि जो कमज़ोर छात्र हैं वो आगे बढ़ सकें और थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो सकें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कक्षा में तथा कक्षा के बाद व्यक्तिगत परामर्श देकर गणित सीखने में सहायता की जानी चाहिए। जो शिक्षक होता है वो बच्चों के साथ इस प्रकार से अपने संबंध रखे कि बच्चा जो है कक्षा में भी सवाल पूछकर उनका हल जानने की कोशिश करे शिक्षक से, और कक्षा के बाद भी व्यक्तिगत परामर्श लेकर गणित सीखने की सहायता वो ले सके। व्यक्तिगत परामर्श कक्षा के बाद भी कैसे ले सकता है, आजकल व्हाट्सएप चल गया, उस पर व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं, जैसे कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप बना जहाँ पे आप आपस में डिस्कस भी कर सकते हैं सभी छात्रों से भी, मैं भी यहाँ पर आपके लिए रिप्लाई करता हूँ। टेलीग्राम हमारा चैनल ही बना, इसी प्रकार से आप भी जब शिक्षक बन जाएँ तो आप क्या कर सकते हैं, व्यक्तिगत परामर्श के लिए इसी प्रकार कोई एक ग्रुप बना सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, चूँकि वहाँ पर छोटे व्यक्तिगत क्लासेस रहती हैं, एक स्कूल पर्टिकुलर 50-60 व्यक्ति रहते हैं, तो आप व्हाट्सएप पर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो व्यक्तिगत परामर्श देकर भी गणित सीखने में सहायता की जानी चाहिए, ऐसा पिछड़े बालकों के उपचारात्मक शिक्षण में कहा गया। कमज़ोर छात्रों को कक्षा में सबसे आगे बिठाना चाहिए। ठीक है, इस शिक्षण में ऐसा कहा है कि जो कमज़ोर छात्र हैं गणित में उनके लिए सबसे आगे बिठाना चाहिए। ठीक है, आगे बिठाएंगे तो क्या होगा, आपको भी थोड़ा सा ध्यान रहेगा और बच्चे भी थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे, वो आगे बैठकर थोड़ा सा जल्दी सीख पाएंगे। छात्रों में शुद्ध तथा बड़े लिखने की आदत डाली जाए। देखिए जो छात्र हैं पिछड़े या कमज़ोर छात्र, सबसे पहले वो शुद्ध लिखना सीखें। यदि वो अशुद्ध लिखते आए हैं तो हो सकता है उनके पिछड़े का एक कारण वो भी हो सकता है, और थोड़ा सा बड़ा लिखने की आदत भी उनमें विकसित करनी चाहिए। शुद्ध और बड़ा लिखेंगे तो क्या होगा, वो अपने कॉन्सेप्ट आसानी से खुद ही समझ पाएंगे, तो हो सकता है कि आधी प्रॉब्लम उनकी यहीं पे सॉल्व हो जाए। अगला है शिक्षक को बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से उनको समझाने की कोशिश करना चाहिए। आजकल जो करंट में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उनके माध्यम से भी गणित को कनेक्ट करने की कोशिश करना चाहिए,
तो उनसे भी बच्चों को काफ़ी ज़्यादा समझ में आता है, उनका इंटरेस्ट भी पैदा होगा। कमज़ोर छात्रों को मौखिक तथा मानसिक गणित करने का पर्याप्त अभ्यास, देखिए फिर से दोहराता हूँ, कमज़ोर छात्रों को मौखिक तथा मानसिक गणित करने का पर्याप्त अभ्यास कक्षा में देना चाहिए। जो कमज़ोर छात्र हैं उनके लिए मौखिक यानी कि ओरल और मानसिक यानी कि मेंटल जो गणित है, मैथमेटिक्स है, उसको करने का पर्याप्त अभ्यास कक्षा में देना चाहिए। यानी कि जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो बच्चों के लिए मौखिक और मानसिक, मेंटली है ना, मौखिक और मानसिक यानी कि कुछ समय के लिए बच्चे के लिए देना चाहिए, ताकि वो अच्छे से अभ्यास करे, कक्षा में बैठकर भी करे और कुछ घर के लिए भी देना चाहिए, ताकि बच्चा थोड़ा सा और स्ट्रांग हो सके, जो गणित में पिछड़ गया वो आगे आ सके। ठीक है, इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम थोड़ा सा और है उसी को कंप्लीट करते हैं आज अध्याय को, ताकि आपको समय पर आपका जो सिलेबस है वो हो सके। दोस्तों मैं गणित विषय और हिंदी विषय को पढ़ा चुका हूँ, इसके बाद ही बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं। नीचे इस वीडियो के यहाँ पे साइड में देखेंगे, साइड में आप नीचे एरो इस टाइप का कुछ दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहता है, बहुत सारे विद्यार्थियों को नहीं पता, तो वहाँ पर आप लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे लिखा होगा शिक्षक वर्ग 3 गणित, शिक्षक वर्ग 3 हिंदी, इस प्रकार सब कुछ लिखा है, तो वहाँ से वीडियोस आप देख सकते हैं, सब कुछ पढ़ा दिया है मैंने ऑलरेडी। ठीक है, हमारी गणित पेडागोजी भी कंप्लीट हो गई है, आज अंतिम अध्याय है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी हमने पिछड़े बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षण की विधि देख ली, अब हम प्रतिभाशाली जो बालक हैं उनका उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार से किया जाना चाहिए वो भी हम देख लेते हैं। चूँकि एक कक्षा में देखिए कुछ पिछड़े बालक भी होते हैं तो कुछ प्रतिभाशाली बालक भी होते हैं, तो परीक्षाओं में जब प्रतिभाशाली बालकों के उपचारात्मक शिक्षण की बात आती है तो उनसे प्रश्न कैसे बनते हैं, तो उनका उत्तर आप कैसे देंगे, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो प्रखर बुद्धि यानी कि जो उच्च बुद्धि के होते हैं, प्रतिभाशाली बुद्धि के बालक होते हैं, उनमें क्या होता है, पर्याप्त रूप से अपनी योग्यताओं को विकसित करने का अवसर प्राप्त न होने से वो बेचैन रहते हैं। क्या होता है, जो प्रखर बुद्धि के बालक होते हैं, आपने देखा होगा अपनी कक्षा में उनमें थोड़ी सी बुद्धि अधिक होती है, तो उनके लिए पर्याप्त रूप से अपनी योग्यताओं को विकसित करने का जो अवसर नहीं मिल पाता है, तो वो थोड़े से बेचैन से रहते हैं, हड़बड़ाहटे रहते हैं, झटपट सी रहती है। जैसे कि आपने देखा वो शिक्षक ने 2 सवाल करने दिए तो झट से उनने 2 करे और सर शिक्षक को बता दिए, पता चला, और अन्य विद्यार्थी 1 सवाल पे ही अटके हुए हैं, तो वो प्रतिभाशाली विद्यार्थी रहते हैं, वो अपनी योग्यताओं को और विकसित करना चाहते हैं, लेकिन उनको कभी कभी अवसर नहीं मिल पाता है, अधिकतर वो सरकारी स्कूलों में ऐसा होता है। ठीक है, तो जब आप शिक्षक बन जाएंगे तो आपको ऐसे विद्यार्थी को पहचानना है और यहाँ से प्रश्न भी बनेंगे। ठीक है, प्रतिभाशाली बालकों का जब उपचारात्मक शिक्षण करेंगे तो यहाँ से प्रश्न भी बनेंगे, और चूंकि आप शिक्षक बन जाएंगे तो आपको इनको ध्यान में जरूर रखना है। ठीक है, तो वो बेचैन रहता है तथा उनका मन कक्षा के वातावरण में फिर नहीं लगता। जब उनको समय पर, देखिए उस समय जब वो बेचैन रहते हैं, उन्हें पर्याप्त अवसर नहीं मिलता। जब वो बच्चे प्रखर बुद्धि के होते हैं और उन्हें अपनी योग्यता, जो उनमें योग्यता है उसके अकॉर्डिंग उन्हें उन अवसर नहीं मिल पाता उनकी योग्यता को विकसित करने का, तो फिर वो बेचैन से होते हैं और फिर उनका मन कक्षा में नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, जब आप उन्हें पढ़ा रहे होते हैं, मान चलिए पहाड़ा ही पढ़ाने लग जाए, 2 दूनी 4, 2 3 6 2 8, और पता पड़ा वो पहाड़ा आप 2 से पढ़ा रहा है, उन्हें पहाड़ा 40 और 60 तक याद है, और पहाड़े के अलावा वो पूरा गणित ही 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ चुके हैं, तो बच्चे का मन कैसे लगेगा। क्योंकि अब सोच लीजिए वो इस प्रकार से प्रखर बुद्धि के होते हैं, फिर उनका मन नहीं लगता, क्योंकि उन्हें अपनी योग्यता का वो अवसर नहीं मिल पाता, क्योंकि उनकी योग्यता क्या है, उनको इनसे हटकर कुछ अन्य चीज़ पढ़ानी चाहिए, जिससे कि उनकी जो बेचैनी है उसको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिल सके, फिर उनका मन कक्षा में नहीं लगता। फिर इनका देखिए किस प्रकार से उपचार किया जाए, आगे है, यदि समय पर आवश्यक परामर्श एवं मार्गदर्शन नहीं मिले तो वे असामाजिक कार्यों में भी भाग लेने लगते हैं। ऐसे जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं, यदि इन्हें आवश्यक परामर्श और मार्गदर्शक, है ना, इन्हें समय पर यदि क्या ना मिले, आवश्यक यानी उचित परामर्श और मार्गदर्शन यानी सही गाइडेंस, सही सलाह ना मिले, वे असामाजिक कार्यों में भी भाग लेने लगते हैं। आपने देखा होगा, थोड़ा सा एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ, कि जो बड़े बड़े टेररिस्ट या फिर आतंकवादी संगठन हैं, उनमें जो उच्च लेवल पे जो बड़े बड़े संगठन में बैठे हुए लीडर हैं, वो उच्च बुद्धि के प्रतिभाशाली होते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं एक ऐसा हो सकता है कि उन्हें कहीं एक अच्छा अवसर न मिल पाया हो, तो वो
गलत दिशा में चले गए हों तो एक कारण ऐसा जरूर हो सकता है। तो वही लिखा है कि यदि समय पर आवश्यक परामर्श एवं मार्गदर्शन नहीं मिले तो वे असामाजिक कार्यों में भाग लेने लगते हैं। तो मैं यहाँ पर वो टेररिस्ट वाली बात नहीं कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि आपके बच्चे उतने बड़े टेररिस्ट तो नहीं, लेकिन असामाजिक कार्य का मतलब कि वो गलत कार्य करने लग जाएं। हो सकता है कि तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, इस तरीके से जो असामाजिक कार्य होते हैं जो जनरली हमारे समाज में इनको मान्यता नहीं प्राप्त होती है, उन कार्यों में चूँकि ना समझ होते हैं, कम उम्र के होते हैं, इस प्रकार से भाग लेने लगते हैं। अगला पॉइंट है प्रतिभाशाली बालकों का शिक्षण करते समय हमें देखिए किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर नीचे लिखा है निम्न बिंदुओं का ध्यान रखें। जो शिक्षक हैं, जो प्रतिभाशाली बालक हैं, उनको पढ़ाएं तो किन बिंदुओं का ध्यान रखें। चूँकि आप गणित के शिक्षक बनेंगे या फिर जिस विषय के शिक्षक बनेंगे तो इन बातों को भी आप अपने जीवन में ज़रूर याद रखें तो बहुत काम आएंगी। और इसके अलावा चूँकि प्रश्न ही पूछा जाएगा तो परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत काम आएगी। देखिए प्रतिभाशाली बालकों को शिक्षण करते समय हमें बहुत सारी बातों को ध्यान रखना होगा। पहली बात क्या है कि सुनियोजित कार्यक्रम के माध्यम से व्यवस्थित ढंग से कार्यरत रखा जाना चाहिए। यानी कि जो भी कार्यक्रम है उसको सुनियोजित और व्यवस्थित ढंग से हमेशा संचालित यानी कार्यरत रखा जाना चाहिए। जो प्रतिभाशाली बालक है वो हमेशा एक टाइम को सुनियोजित तरीके से पढ़ना पसंद करते हैं। वो बिल्कुल हर चीज़ के पाबंद होते हैं, हर चीज़ के लिए क्या करते हैं, वो एक्टिव होते हैं, उन्हें समय पर हर चीज़ चाहिए होती है ना, तो वो उनको समय पर ना मिल पाने के कारण वो थोड़े से बेचैन होने लगते हैं। अगला देखिए आधुनिक गणित तथा विभिन्न शाखाओं में संबंध स्थापित करके पढ़ाना चाहिए। आजकल मॉडर्न जो गणित है, मॉडर्न गणित की कई सारी क्या हो गई, विभिन्न शाखाएं हो गई, उन सब में समन्वित स्थापित यानी कि उन सब में संबंध स्थापित करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए। यानी कि आपको जो करंट सिचुएशन है, करंट में जो घटनाएं घटित हो रही हैं गणित से लेकर, उनको रिलेट करके बच्चों को समझाना चाहिए। तो जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो काफ़ी अच्छे से उनको समझ पाएंगे और वो थोड़ा सा इंटरेस्ट उनमें आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे और पॉइंट है जो प्रतिभाशाली बालक है उनको पढ़ाते समय किन बातों को और ध्यान रखना चाहिए शिक्षक को। तो अगला पॉइंट है इन बालकों को व्यवस्थित सामग्री के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। किन बालकों को, जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनको एक व्यवस्थित जो सामग्री है उसके माध्यम से ही पढ़ाना चाहिए। अगला पॉइंट है गणित शिक्षण की जो आगमन, निगमन, विश्लेषण, संश्लेषण, ह्यूरिस्टिक जो आदि विधियां हैं जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, उन विधियों की मदद से उनको पढ़ाया जाना चाहिए जिससे कि उनमें इंटरेस्ट हो। उनको देखिए सभी विधि के एक अलग गुण होते हैं, तो सब विधियों में क्या होगा, उनको इंटरेस्ट भी आएगा और उनको थोड़ा सा चुनौती भी उनके सामने पेश होगी। जब प्रतिभाशाली बच्चों के सामने चुनौतियां आती हैं तो क्या होता है, वो थोड़े से एक्टिव हो जाते हैं और जब वो थोड़े से नीरस पड़ जाते हैं तो जब चुनौती उनके सामने आप डाल देंगे तो थोड़े से एक्टिव होकर उन पर काम करेंगे तो वो काफ़ी एक्साइटेड भी होंगे। तो ये सारी विधियाँ उनके सामने आप ले जाएंगे या इन विधियों से आप उनके सामने समस्या सॉल्व कराएंगे तो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए मददगार साबित होंगी। अगला पॉइंट है ऐसे बालकों को कभी कभी कक्षा में पढ़ाने का कार्य भी सौंपा जाए। देखिए आपने देखा होगा कि आपके स्कूल में जो अच्छा पढ़ता होगा, जिसको मॉनिटर बनाया जाता होगा, आप नीचे कमेंट्स करके बताइए यदि आप स्कूल में मॉनिटर बने होंगे या फिर आपका कोई मित्र जो भी स्कूल में मॉनिटर बना हो उसका नाम नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके स्कूल में मॉनिटर कौन था, उसका नाम नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। देखिए ऐसा होता है कि ऐसे बालकों को कभी कभी कक्षा में जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं उन्हें कक्षा में हमेशा जो शिक्षक है उसे पढ़ाने का एक कार्य जरूर सौंपा जाना चाहिए। हो सकता है सप्ताह में एक बार आधे घंटे 10 मिनट 15 मिनट के लिए या एक क्लास कभी कभार बच्चे को पढ़ाने के अवसर जरूर देना चाहिए। उससे क्या होगा, उस प्रतिभाशाली बच्चे, हमेशा एक ही बच्चे को नहीं, जो प्रतिभाशाली कई सारे बच्चे होते हैं बदल बदल कर उन सभी को कार्य सौंपा जाना चाहिए। उससे उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा, बोलने की एक कला भी उनमें आएगी, कई सारी उनमें स्किल उभर कर सामने आएंगी। ठीक है, और उसमें उत्सुक भी होगा विद्यार्थी पढ़ाने के लिए। तो विद्यार्थी को हमेशा एक शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए जब भी वो पढ़ा रहा हो तो जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी उनको कक्षा में हमेशा पढ़ाने का कार्य जरूर सौंपना चाहिए। ठीक है, जब आप शिक्षक बन जाएं इस कार्य को जरूर करें। और मैंने आपको बताया आपके क्लास में कौन मॉनिटर था, उसका नाम नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। कुछ समस्याओं को चुनौती के रूप में रखना चाहिए, जैसे अभी मैंने ऊपर डिस्कस कर दिया था। कुछ बच्चों जो प्रतिभाशाली हैं उनके सामने ऐसी चुनौती आप उनके रूप सामने रखें
जो उनको देखिए चूंकि गणित शिक्षण से संबंधित होना चाहिए, अन्य स्तरीय चुनौतियां सामने ना रखे। जो गणित की चुनौतियां हैं, जैसे कि एक प्रश्न दे दिए, उसी का थोड़ा सा उसको तोड़ा मड़ोरा और उनके सामने पटक दिया, रख दिया, टिग्नोमेट्री के सवाल ले लिए, कुछ और सवाल ले लिए, तो जब उसी के थोड़ा बहुत वैल्यूज चेंज कर उनको सामने रख दी, चुनौती पेश कर दी, तो वो बच्चे एक्टिव होकर उसको और सॉल्व करते हैं, उसमें और निखार आने लगता है, वो और उत्सुक होने लगते हैं। तो उनमें क्या होता है, उनकी प्रतिभा को सही समय और क्या होता है, उनको एक अवसर मिल पाता है, तो वो आगे जाकर एक अच्छी प्रतिभा के धनी बन पाते हैं। ठीक है, तो वो बच्चे अपने शिक्षक के प्रति शुक्रिया अदा भी हमेशा अपने मन में, जहन में हमेशा रखते हैं कि काश ऐसे शिक्षक हमें उस समय पर ना मिले होते तो आज हम इस पद पर, इस मुकाम पर ना पहुँचे होते। ठीक है दोस्तों, तो जब आप अच्छे शिक्षक बन जाएं, इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखना। प्रतिभाशाली बालकों को एक ही समस्या को कई तरीकों से हल करने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। क्योंकि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो एक समस्या को एक तरीके से तो सॉल्व कर ही लेते हैं, लेकिन उनके सामने क्या करना चाहिए, शिक्षक को एक ही समस्या को कई तरीके से हल करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। क्योंकि बच्चे ने एक तरीके से समस्या को हल कर लिया है, क्योंकि उसके पास समय भी है, तो उसी समस्या को उसको कई तरीके से हल करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। पुस्तकों में ही एक समस्या को 2-3 तरीके से हल करके दिया होता है, तो बच्चे के सामने ऐसा रखा जाए कि चलो आपने इसको इस तरीके से कर लिया, अब इसको दूसरे और किस तरीके से कर सकते हैं, अब करके बताइए। समझ में नहीं आ रहा तो इस उदाहरण में देखिए, इसको ऐसे करा, थोड़ा सा हिंट कर दें, बाकी उसको करने दें। इससे क्या होगा, उसका संपूर्ण विकास हो सकेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर हमारी गणित पेडागोजी के कंप्लीट अध्याय 8 अध्याय कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद एक अभ्यास प्रश्न है, इसको देखते हैं। अच्छा दोस्तों, इससे पहले मैं एक चीज़ और इसी वीडियो में कंप्लीट कर देता हूँ। काफ़ी बच्चे कमेंट्स करते हैं, तो मैं सभी का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कुछ बच्चों के मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूं, तो कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं। कोई बात नहीं, मैं पॉजिटिव कमेंट्स को हमेशा अच्छा रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं और नेगेटिव कमेंट्स को इग्नोर कर देता हूं। कोई बात नहीं, ठीक है दोस्तों, मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ, आप अपना काम ईमानदारी से करें। काम की बात यह है कि जो गणित विषय है, अभी हम गणित विषय की पेडागोजी पढ़ रहे थे। मैं 500 विषय की जल्दी से बात करता हूँ। 5 विषय आपके 30-30 नंबर के हैं, तो गणित विषय भी हमारा 30 नंबर का है। तो 30 नंबर में आपका गणित विषय प्लस क्या है इसी में पेडागोजी। तो पेडागोजी के हमने अभी कितने अध्याय पढ़े, 8। तो चूंकि इसमें गणित विषय और पेडागोजी है, तो 8 अध्याय अपने आप में बहुत ज़्यादा हो गए हैं पेडागोजी। ठीक है, तो इसको आप, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर बहुत कम हो गया, बहुत कम। अरे भाई कम कैसे हो गया, 8 अध्याय में आप क्या कितना पढ़ोगे, 80 नंबर का थोड़ी आपका गणित आ रहा है जिसमें पेडागोजी अकेली पूछी जा रही है। आपका जो 30 नंबर का सिर्फ गणित पूछा जा रहा है, इसमें मुख्य विषय तो आपका गणित है, जो मैं ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूँ। गणित विषय की लगभग 33 वीडियो हैं, लगभग वो 33 वीडियो, कोई 40 मिनट की, 30 मिनट की, इस प्रकार से बड़ी बड़ी वीडियोज़ हैं और वाइट बोर्ड पर पढ़ाई हुई है वीडियोज़, है ना। तो उन वीडियोज़ को देख लीजिए। तो गणित विषय की वीडियोज़ अलग हैं और प्लस गणित पेडागोजी भी जैसी विषय है, तो गणित पेडागोजी से हमारे कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 30 नंबर का है तो लगभग 22-20 हम ऐसे इस प्रकार ले सकते हैं, 22 से 23 नंबर तो अकेले गणित से आएंगे और बाकी जो पेडागोजी से 7 से सिर्फ 8 प्रश्न ही गणित पेडागोजी से पूछे जाएंगे। इसको लेकर आप ज़्यादा चिंतित ना हो। ऐसा हो सकता है आपका सिलेबस में 15 + 15 गणित और 15 पेडागोजी, तब भी आप इस जो गणित विषय है ना, इसको मेन फोकस में रखें। पेडागोजी को चूंकि पढ़ाया, चूंकि आपका एक एक नंबर बहुत कीमती है, सबको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो मैंने जो समझाने की कोशिश की वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो गणित विषय को भी बहुत अच्छे से पढ़ लेना जिसने नहीं पढ़ा है तो, और जो अन्य विषय उन सब की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर चेक कर लेना। नहीं मिले तो नीचे मुझे कमेंट्स कर देना, ठीक है। और जो भी विद्यार्थी जिनका भी कोई वीडियो से रिलेटेड सवाल जवाब होता है या जो भी डाउट होता है, तो नीचे वीडियो के नीचे ही कमेंट्स करें, मैं यूट्यूब पर ही उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। टेलीग्राम पर भी आप जुड़ जाइए, लेकिन टेलीग्राम पर अति आवश्यक वीडियो से हटकर कुछ अन्य डाउट होता है वो मैं वहाँ पर रिप्लाई करूँगा, रीड जरूर कर लूँगा, लेकिन मुझे लगेगा कि यूट्यूब का सवाल है तो यूट्यूब पर ही रिप्लाई करूँगा और अन्य सवाल होगा तो वो टेलीग्राम पर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो वीडियो को कोई भी डाउट सवाल होता है तो वीडियो को नीचे कमेंट्स करिएगा, अन्य वो यूट्यूब ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर डिस्कस कर लेना और कोशिश करना कि अन्य सब डिस्कस बिल्कुल ना करें। टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर लें तो टेलीग्राम चैनल पर इजीली PDF मिल जाती है। दोस्तों टाइम टेबल बनाकर अपनी पढ़ाई अच्छे से करना। पेडागोजी हमारी कंप्लीट हो गई है। जल्दी से हम अभ्यास प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे इसको भूल जाएंगे नहीं तो। हमारा प्रश्न क्या है, उपचारात्मक शिक्षण की व्याख्या में शामिल है।
ठीक है। उपचारात्मक जो शिक्षण है इसकी व्याख्या में क्या शामिल है? पहला है समूह अनुवर्ग शिक्षण, दूसरा है निरीक्षण अनुवर्ग शिक्षण, सी है व्यक्तिगत अनुवर्ग शिक्षण, डी है उपरोक्त सभी। इसका आंसर आप अपने अनुभव के आधार पर नीचे मुझे कमेंट्स में बताइएगा और इसका आंसर आपको कंफर्म करना है। आपको यदि नहीं आता तो आप चूंकि आपने पढ़ा है सब कुछ, थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग आप बताइएगा। अभी भी नहीं बनता तो कोई बात नहीं, पीडीएफ इसकी जो प्रैक्टिस सेट है, एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव है, इसकी पीडीएफ मैं कंप्लीट कहाँ पर डालूंगा? टेलीग्राम चैनल, ठीक है। टेलीग्राम चैनल अलग है, डिस्क्रिप्शन में पढ़ लेना। टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर लेना। तो टेलीग्राम चैनल पर मैं पीडीएफ डालूंगा, तो वहाँ से इसके एमसीक्यूज लगा लेना। शायद पहला ही क्वेश्चन है तो उसका आंसर भी कंफर्म हो जाएगा, लेकिन नीचे कमेंट्स में उसका आंसर जरूर बताना। अब आप बहुत जल्दी से रेडी हो जाइए पढ़ने के लिए। पर्यावरण विषय को डिटेल में पढ़ेंगे और मैं जैसे अभ्यास प्रश्न है, हर वीडियो के अंत में कुछ अभ्यास प्रश्न 10-5 या 10-15 जितने भी हो सकेंगे मैक्सिमम, हर वीडियो के अंत में अभ्यास प्रश्न भी कराऊंगा और डिटेल भी हम पढ़ेंगे। बहुत अच्छे से पर्यावरण विषय पढ़ेंगे, पर्यावरण विषय अच्छे से हो जाएगा। इसके बाद हम बाल विकास को भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। दोस्तों चैनल पर नए हो, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगी। वीडियो पर आप लाइक नहीं करा तो जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि मैं मोटिवेट हूं और आपके लिए पर्यावरण की ऐसी वीडियोस लाऊं कि आपको इस तरीके की वीडियो यूट्यूब पर कहीं ना मिली हो। समय जरूर लग रहा होगा, मैं आपका बहुत ज़्यादा समय ले रहा हूं, लेकिन लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।